नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि अच्छा निबंध लिखा कैसे जाता है। उसके बाद हमने आपसे वादा किया था कि हम जो भी निबंध आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण निबंध मेरे को लगा वो है विकसित भारत @2047, मतलब 2047 तक विकसित भारत कैसा होगा। इसकी गवर्नमेंट भी अभी बहुत चर्चा कर रही, नीति आयोग के डॉक्यूमेंट में भी था। और ये निबंध आपको 2-3 तरीके से मदद करेगा। पहला तो सीधा सीधा अगर यही आता है तो आप लिख सकते हैं। आपको विकसित भारत 2047 के बारे में कोई आंसर लिखना है तो आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा निबंध अगर और कोई भी आता है ना जो भारत के विकास से संबंधित है या भारत के संरचनात्मक विकास से संबंधित है, भारत के फ्यूचर से संबंधित है, आत्मनिर्भर भारत से संबंधित है या छत्तीसगढ़ से भी संबंधित है, तो आप इनमें जो हम पॉइंट पढ़ेंगे उनको वहाँ आराम से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पॉइंट तो सब सेम ही रहते हैं, आपको बस लिखना अलग तरीके से। एक चीज़ जो मैं आपको बताया था कि ऐसा कोई भी टॉपिक आता है तो आप 2-3 तरीके से इसको तोड़ सकते हो। जैसे एक तो क्वेश्चन वाले होते हैं कि विकसित भारत क्या है, क्यों है, कैसे है, कब से चालू है, कहाँ कहाँ है, किस लिए है, ऐसे आप एक सोच सकते हो। एक आप इसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है, आर्थिक क्या है, राजनीतिक क्या है, तकनीकी क्या है, ऐसे तोड़ सकते हो। वैज्ञानिक क्या है, पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य क्या है। तीसरे तरीके से आप उसको तोड़ सकते हो कि इसकी संभावनाएं क्या हैं, इसमें चुनौतियां क्या हैं, आगे की राह क्या है। एक आप समस्याएं क्या है, सुझाव क्या है, ऐसे करके अलग अलग। एक टेम्पोरल में भी तोड़ सकते हैं इसको कि 30 तक क्या करेंगे, 40 तक क्या करेंगे, 47 तक क्या करेंगे। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे हम इसके बारे में सोच सकते हैं। अब आइए चालू करते हैं। पहली चीज़ तो यही है कि विकसित भारत क्या है। तो आप सबको पता होगा कि 1947 में हम आज़ाद हुए थे। 1947 की 100वीं वर्षगांठ है 2047 में। तो हम चाह रहे हैं कि आज़ादी की जो 100वीं वर्षगांठ है उसमें भारत को एक विकसित राष्ट्र हम बनाएं। मतलब अभी हम विकासशील राष्ट्र कहलाते हैं, तो 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बन पाए। अब देखिए विकसित मतलब क्या विकसित। अब विकसित मतलब विकास क्या होता है, तो इसमें हम 3-4 आयामों में विकास की बात कर रहे हैं। पहला आयाम है इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब आर्थिक विकास। मतलब भारत की आप जो सुनते होंगे जीडीपी इतनी कर देंगे, विकास दर इतनी कर देंगे। तो पहला विकसित भारत बनेगा कि हमारी जो आर्थिक विकास दर है वो तेज होगी। दूसरा सामाजिक प्रोग्रेस, मतलब सामाजिक विकास। केवल हम आर्थिक नहीं करेंगे कि जीडीपी बढ़ रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम समाज में भी प्रोग्रेस करना चाहेंगे। और तीसरा है कि केवल आर्थिक और सामाजिक नहीं, हम पर्यावरण को सतत विकास करेंगे। मतलब ये नहीं कि हम केवल विकास कर रहे हैं और पर्यावरण का विनाश हो रहा है। तो इसका तीसरा पॉइंट है कि पर्यावरण का भी सतत विकास होगा। और चौथा पॉइंट है कि केवल पर्यावरण भी नहीं, साथ में गुड गवर्नेंस की बात भी होगी। मतलब जो आपकी गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होगी, वो आपके प्रति जवाबदेह होगी, वो ट्रांसपेरेंट होगी, मतलब पारदर्शी होगी। तो ये गुड गवर्नेंस की भी बात है। मतलब ये 4 आधारों पे खड़ा है: इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरणीय सतत विकास और सुशासन, मतलब गुड गवर्नेंस। तो आप शुरू में इनके बारे में थोड़ा सा बता दें। उसके बाद इसके 4 पिलर है। 4 पिलर मतलब 4 खंभों में टिका है वो। पहला पिलर है इसका युवा। ठीक, मतलब किस पे फोकस होगा मेन अगर हम देखें तो सबसे मेन होगा युवाओं पे। दूसरा होगा गरीबों पे, मतलब युवा तो देश के मेन हैं, आधार हैं। फिर जो गरीब हैं उनके लिए काम किया जाएगा। तीसरा काम किया जाएगा महिलाओं के लिए, और काम किया जाएगा किसानों के लिए। मतलब वो थे उसके 4 स्तंभ। आर्थिक विकास करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सामाजिक विकास भी करेंगे, पर्यावरणीय विकास भी करेंगे और सुशासन भी देंगे। मतलब वो राजनीतिक विकास भी बोल सकते हो। किन किन को देंगे, युवाओं को देंगे। मतलब देंगे सबको, लेकिन ये ज़्यादा फोकस में होंगे: युवा, गरीब, महिला और किसान। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि इनके फोकस एरिया क्या क्या है, मतलब किस किस पे हम काम करेंगे। ये देखिए किसी के भी फोकस एरिया, मैं इसीलिए आपको समझाया कि कुछ और भी आया तो भी आप यही, मेरे सपनों का भारत भी आया तो भी आप यही लिखोगे ना कि युवाओं पे ध्यान देंगे, किसानों पे ध्यान देंगे, गरीबों पे ध्यान देंगे, महिलाओं पे ध्यान देंगे। तो ये है कॉमन पॉइंट, कुछ भी आए आपको यूज़ करना है।
फोकस एरिया में पहला है आपका शिक्षा। देखिए किसी भी देश को अगर आगे बढ़ाना है तो शिक्षा मेन होता है। एक आध कोटेशन लिख देना कि विद्या ददाति विनयम, सा विद्या या विमुक्ते, ये मतलब विद्या वो है जो मुक्त करती है। शिक्षा में हम क्या क्या करेंगे? पहला हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की। शिक्षा में क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब स्कूलों की कमी है, स्कूलों में टॉयलेट की कमी है, तो शिक्षा में हम पहले बढ़ाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा बढ़ाएंगे इनरोलमेंट। इनरोलमेंट मतलब कि अभी भी पूरे बच्चे शिक्षा तंत्र में भाग नहीं लेते, मतलब कि एडमिशन नहीं लेते, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट हो। और इनरोलमेंट के अलावा और क्या हो? क्वालिटी हो। क्वालिटी तो आप समझ ही रहे हैं कि भाई आप एडमिशन दे के बस क्या करेंगे, शिक्षा में क्वालिटी भी होना चाहिए ना। एक दो पॉइंट और अगर आपको करना है तो एफोर्डेबल हो। एफोर्डेबल मतलब होता है कि शिक्षा सभी एफोर्ड कर सके, ऐसा ना हो कि केवल अमीरों को मिल पाए शिक्षा, गरीबों को ना मिल पाए। तो एफोर्डेबिलिटी हो, क्वालिटी हो, इनरोलमेंट ठीक ठाक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सब हम ध्यान देंगे शिक्षा में। अगला किस पे ध्यान देंगे? दूसरा ध्यान देंगे स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य में भी वही चीज़ है, स्वास्थ्य में क्वालिटी होना चाहिए। स्वास्थ्य क्वालिटी वाला होगा तभी तो आप जाकर आओगे, नहीं तो लोग इसीलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाते ना, या गांव में नहीं जाते कि क्वालिटी नहीं है। दूसरा एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी मतलब हर कोई वहाँ जा सके, ये नहीं कि केवल आप अमीर हैं, आपके पास पैसा है तभी आप हेल्थ सुविधा ले सके। सभी लोग के लिए वो एक्सेसिबल होना चाहिए और क्वालिटी वाली स्वास्थ्य सुविधा होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें लिख सकते हैं। तीसरा है तकनीक। तीसरा जो फोकस एरिया है हमारा, तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में हम क्या करेंगे कि भारत को अगर आगे बढ़ना है, विकसित बनना है, तो नई नई तकनीक, जैसे एआई आपका नाम सुने होंगे, एआई के क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना होगा। हमको इनोवेशन करना होगा। इनोवेशन मतलब होता है कि हम नए नए आइडियाज़ को खोजें। जैसे अभी नए नए वो भी चल रहे हैं भारत सरकार के कार्यक्रम की, यंग माइंड जो है वो आगे बढ़े, एस्पायर प्रोग्राम है, तो हम इनोवेशन लाके तकनीक को आगे बढ़ाएं। अगला जो पिलर है वो कहलाता है आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना का मतलब होता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक ठाक हो। किसमें आधारभूत संरचना? एक तो सड़क अच्छी हो, पोर्ट अच्छे हो, मतलब हम अपने सामानों को पहुंचा सकें। दूसरा कम्युनिकेशन का जो साधन है वो अच्छा हो, मतलब हम अपना बातों को कम्युनिकेट कर सकें। अभी जब 3G 4G 5G 6G चल रहा है, और शहरें जो है उनमें भी हमारी आधारभूत संरचना अच्छी हो, ये भी विकसित भारत का एक कदम है। अगली जो मेन चीज़ है, भारत कृषि प्रधान देश है, तो भारत में कृषि की जो तकनीक है वो मॉडर्नाइज होना चाहिए। मतलब आपके जो भी यंत्र यूज़ करते हो वो मॉडर्न यंत्र यूज़ हों, और हमारा उद्देश्य होगा कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादकता है, उसको बढ़ाएं। उसके लिए स्टोरेज सुविधा मिले किसानों को, बीमा सुविधा मिले, जो जो आपको ध्यान आ रहा है वो सब विकसित भारत में हमको करना है। अगला है पर्यावरण, जो हमारा एक पिलर भी था। तो पर्यावरण में हमको ऐसा विकास करना है जो सतत पोषणीय हो। सतत पोषणीय मतलब लंबे समय तक चले। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो, मतलब पेड़ काट के हम विकास ना करें, कोयला खत्म करके विकास ना करें, नवीकरणीय साधनों से विकास करें। ऐसा विकास होना चाहिए, पर्यावरण का ध्यान देके होना चाहिए। जैसे गांधी जी का आप एक कोट लिख सकते हो कि गांधी जी बोलते थे कि हमको ये पृथ्वी, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको ये जागीर में मिली है अपने पूर्वजों से, बल्कि ये सोचना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी से हम उधार में लिए। अगला जो पिलर है वो है कि एजेंट ऑफ चेंज कौन होंगे। तो एजेंट ऑफ चेंज मतलब परिवर्तन के एजेंट कौन होंगे? युवा होंगे। युवा क्यों होंगे? क्योंकि उन्हीं को तो सबसे ज़्यादा फायदा है ना। विकसित भारत 2047 में किसको फायदा होगा? उस समय वही युवा लोग ही रहेंगे। तो इनको आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मतलब जब तक युवा खुद बताएंगे, जैसे अभी जो सरकार की योजना भी है उसमें है कि युवा खुद सलाह दे रहे हैं सरकार को कि कैसे विकसित भारत हो, हम कैसा भारत देखना चाह रहे हैं। मतलब उनसे सजेशन मांगा गया ऐप के जरिए, फोटो के जरिए, कि आप कैसा भारत देखना चाहते हैं, शिक्षा में क्या देखना चाहते हैं, स्वास्थ्य में क्या देखना चाहते हैं। तो जब तक ये खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे भारत को विकसित करने के लिए, तब तक भारत कैसे विकसित हो पाएगा। तो इन्हीं को एजेंट बनाया गया है मुख्य। अगला है थोड़ा बहुत, आप जैसे पीएससी में आंकड़ों सहित लिखा है आपके निबंध में, तो थोड़ा डाटा जैसे अगर बोलें तो हमारा लक्ष्य है कि हम 30 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी बना लें। 30 ट्रिलियन। इसके अलावा हमारे यहाँ
हर सेक्टर में कम से कम 3-4 ग्लोबल चैंपियन हो, मतलब बड़े बड़े उद्योग हों हर सेक्टर में। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारी बड़ी कंपनियां हों, बैंकिंग में बड़े बैंक हों, हर सेक्टर में हमारे कंपनियां हों। हमारा बाकी सभी में भी विदेशी कंपनियों से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके भी हमारे जो उद्योग हैं भारत के वो बड़े बने, ये हमारा लक्ष्य है। अगली चीज़ है कि क्या क्या किया गया है। देखिए ये सब तो हमारे लक्ष्य हैं कि शिक्षा में करेंगे, स्वास्थ्य में करेंगे, आधारभूत संरचना में करेंगे, युवाओं के लिए करेंगे, कृषि के लिए करेंगे, पर्यावरण के लिए करेंगे, लेकिन क्या क्या किया गया इसके लिए। एक तो जैसे मैं बोला कि पोर्टल बनाया गया विकसित भारत, आप खुद सर्च करके देखिएगा, आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो आया भी होगा कि ज़बरदस्ती करो करो। तो पोर्टल में क्या है कि आइडियाज़ दीजिए, आप अपने रिव्यू दीजिए कि ऐसा हम भारत बनाना चाहते हैं। आइडियाज़ को प्राइज़ भी दिया जा रहा है कि फर्स्ट को इतना लाख, इतने लाख करके प्राइज़, जिससे लोगों में और ज़्यादा भागीदारी बढ़े। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वीसीस हैं, उनकी वर्कशॉप कराई जा रही कि कैसे विकसित भारत बनाना है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा करके एक पूरी गाड़ी चला दी गई है कि पूरे भारत में पता लगे कि विकसित भारत की बात हो रही। अगली अगर हम बात करें तो इसमें चुनौतियां क्या हैं। देखिए कोई भी चीज़ अगर आप करेंगे तो बिना चुनौतियों के तो कुछ हो नहीं सकता। तो सबसे बड़ी चुनौती अगर हम देखेंगे 2047 तक, तो वो है डेमोग्राफिक चेंज। मतलब अभी आप दुनिया के सबसे युवा देश हो, लेकिन आज से 30 साल बाद आप दुनिया के सबसे बूढ़े देश होगे। मतलब अभी हमारे यहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा युवा आबादी है, लेकिन यही तो बूढ़ी होगी ना, तो आपको अभी यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा, हाँ ये वाला भाई, दूसरी चीज़ है जनसंख्या वृद्धि। मतलब अब हम चीन को पीछे छोड़ रहे हैं, अब कोई बचे ही नहीं ना हमारे को जिसको पीछे छोड़ें। कोई और रहता तो उसको भी पीछे छोड़ देते। तो जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तब तक दिक्कत है विकसित भारत में, क्योंकि मतलब एरिया में हम 2.5% हैं, जनसंख्या में 18% हैं, तो कहाँ रहेंगे। उसके बाद है जीडीपी में केवल हम एस्पेक्ट कवर करते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, मतलब कि इतने ट्रिलियन उतने ट्रिलियन, लेकिन जो सोशल एस्पेक्ट है, सामाजिक एस्पेक्ट है, उसको मानवीय एस्पेक्ट है, खुशी की बात है। जैसे एक आप इंडेक्स सुने होंगे, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, उसकी बात हम कम करते हैं। भाई खुश हो ना, मतलब भूटान जैसे देश है वहाँ पैसा नहीं है लेकिन लोग खुश हैं, तो हमको मानवीय एस्पेक्ट, सामाजिक एस्पेक्ट, ह्यूमन एस्पेक्ट, हैप्पीनेस का एस्पेक्ट, इन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो चुनौती है ही है। मतलब हमारे यहाँ आधारभूत संरचना ही नहीं है ना तो बैंक की है, ना तो शिक्षा के लिए है, ना तो स्वास्थ्य के लिए है, ना तो रोड अच्छी है, ना तो पोर्ट अच्छे हैं। तो इनको हमको डेवलप करेंगे तभी तो हम विकसित बनेंगे। अगला है जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स मतलब कि भाई आप चाह रहे विकसित बने, उधर पाकिस्तान हल्ला कर रहा है, बम फेंकता है, उधर चीन सीमा दबा रहा है, उधर आपस में बांग्लादेश में अशांति हो रही, म्यांमार में अशांति हो रही, श्रीलंका आग दिखा रहा है, नेपाल परेशान कर रहा है। तो जब इनको हम कंट्रोल करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। आपसे ही में लड़ते रहेंगे, पाकिस्तान से लड़ते रहेंगे तो फिर हम वहीं अटके रहेंगे। तो जियोपॉलिटिक्स मतलब होता है कि आपको ये जो आपके क्षेत्रीय झगड़े हैं वो सुलझाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। रूपी डॉलर वाली चीज़ ये है कि रूपी डॉलर में फ्लक्चुएसन होते रहता है कि उनकी कीमत बढ़ती जाती है, तो ये भी एक चुनौती है। अगली चुनौती है कि ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको हाई बनाए रखना भी चुनौती है। जैसे अभी मान लीजिए 8%, 9% चलेगी, अब उसको उसी में मैनेज करना या उसको हाई के अंक में ले जाना भी एक चुनौती लगातार। एक चुनौती ये है कि हमारे यहाँ जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ना वो बहुत कम है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मतलब 100 लोग अगर काम करना चाहते हैं तो हमारा ये जो है 40% ही है जो लेबर पार्टिसिपेट करते हैं, और ग्लोबल में ये रेशियो है 61.4 का। तो मतलब हमारे यहाँ कम लोग काम करते हैं। आधा कारण तो महिलाएं हैं, हमारे यहाँ महिलाएं घर में रहती हैं, मतलब ऐसा सामाजिक संरचना है, उनको बाहर निकल के काम नहीं करने दिया जाता। तो इसके कारण हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कम है, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगली चीज़ है भाई, चुनौती से तो काम चलेगा नहीं, आगे की राह क्या होगी। पहला तो वही है कि जो आपके छात्र हैं, जो युवा हैं, इनके अंदर ऊर्जा है। विवेकानंद भी बोलते थे कि ये युवा वायु के समान है, ऊर्जा है इनके अंदर। तो इसकी ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं के लिए तो आप विकसित भारत बना रहे हैं ना। अभी जो बुजुर्ग हैं वो 47 तक, मतलब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन 47 तक वो थोड़ी रहेंगे। ये जो अभी युवा हैं उन्हीं को तो 47 मतलब सोचो ना कि आज से 20 साल बाद, आज से 22-23 साल बाद
तो युवाओं को ही फायदा है, तो उनको इंगेज करोगे, उन्हीं के लिए कोई कार्यक्रम बना रहे, वही इंगेज नहीं हो रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। दूसरा है सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी। केवल सरकार बोलेगी ना कि हम विकसित भारत बनाएंगे, ये करेंगे, तो कुछ नहीं होगा जब तक लोग खुद नहीं चाहेंगे कि हमको अपने भारत को विकसित बनाना है। जापान के अंदर जैसे लोगों के अंदर एक वो है ना देश के प्रति, वैसा भारत के अंदर भी हमको लाना पड़ेगा। अगला है संरचनात्मक सुधार, मतलब जो भी हमारी संरचनाएं हैं, जैसे आर्थिक सुधार बोल सकते हैं आप, कि हर चीज़ में जो सरकारी हस्तक्षेप है, लाल फीताशाही है, वो सब सुधरना चाहिए। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत संरचना, वही सड़क, आपका पोर्ट, आपके टेलीफोन, टेलीकम्युनिकेशन, 4G 5G, जो भी आधारभूत संरचना है, अस्पताल, स्कूल, ये सुधरना चाहिए। इसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मतलब केवल सरकार से भी नहीं होगा, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ना, उनको हमको प्रमोट करना पड़ेगा और उनको बढ़ाना पड़ेगा। मिडिल क्लास जो है भारत में सबसे ज़्यादा है, तो इनकी दिक्कत क्या है कि इनके ऊपर टैक्स ज़्यादा है, इस कारण वो सेविंग नहीं करते, तो देश का विकास नहीं हो पाता। तो एक उपाय ये भी है कि इनके टैक्स को थोड़ा कम करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, पैसा बाजार में जाएगा, वहाँ से फिर मतलब मार्केट बूम होगा। अगर ये सक्रिय हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो मार्केट बूम नहीं होगा, तो इनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। विविधताओं का सम्मान, भारत आपको पता है कि विविधताओं में एकता वाला देश है, तो जो भी विविधताएं हैं उसके हिसाब से आपको विकसित भारत बनाना है। आप ये नहीं बोल सकते कि विकसित भारत में केवल उत्तर भारत के लोगों का दबदबा होगा, पूरे भारत का होगा ना तो किसी धर्म का, ना तो किसी जाति का, ना तो किसी लिंग का, तो ऐसा नहीं होगा। सभी लोगों का भारत है ये, तो सभी के लिए विकसित भारत बनाना है। तो ये हमारा टॉपिक था, विकसित भारत @2047। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मतलब इसमें हमको वही लिखना है, शुरू में समझाना है कि विकसित भारत है क्या, मतलब 47वें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना। फिर उसके हम 4 पिलर देखे कि आर्थिक करेंगे, सामाजिक करेंगे, पर्यावरणीय करेंगे और सुशासन लाएंगे। फिर हम देखें किसके ऊपर फोकस करेंगे, युवाओं के ऊपर करेंगे, किसानों के ऊपर करेंगे, उसके बाद किसके ऊपर करेंगे, महिलाओं के ऊपर करेंगे और गरीबों के ऊपर करेंगे। फिर फोकस एरिया देखिए हम, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अधोसंरचना है, पर्यावरण है, किसान हैं, युवा हैं, ये इनके फोकस एरिया है। उसके बाद हम देखें कि इनमें चुनौतियां क्या हैं और उसके बाद हम देखें इसकी आगे की राह क्या है। तो इसमें आपका निबंध आराम से हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे तो हम लोग फिर अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, पूरा डॉक्यूमेंट है नीति आयोग का, लेकिन क्योंकि आप लोग के पास समय कम है तो इसलिए मैं जो मेन पॉइंट है वो सामने लाने की कोशिश किया हूँ। ये आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। मेरे सपनों का भारत आया, मान लीजिए, वहाँ भी तो शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, संरचना होगा, कृषि होगा। मतलब भारत से छत्तीसगढ़ का कुछ आया, छत्तीसगढ़ में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, तकनीक, यही तो होगा ना, कृषि, उद्योग। तो आपको हर चीज़ में जहाँ भी ये यूज़ हो सके वहाँ आप करिएगा। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी भी जो टॉपिक है हम लगातार लाते रहेंगे आपके लिए वीडियो, जो भी टॉपिक आपके मेंस में आ सकते हैं। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।